गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग चर्चा करेंगे भारत स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान पारित प्रमुख अधिनियमों के बारे में। इसका फर्स्ट पोर्शन ऑलरेडी कवर किया जा चुका है। अगर आप उसे कवर नहीं किए हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के अवश्य देख लें। इस चैप्टर को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। चूँकि चैप्टर काफ़ी लंबा है, आज हम लोग करेंगे इस चैप्टर का पार्ट 2 को कवर। पहला प्रश्न है कि मुस्लिम लीग ने भी क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया था। लीग द्वारा क्रिप्स प्रस्तावों को अस्वीकार करने के पीछे कौन सा एक कारण सही नहीं है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में कहा गया है कि प्रांतों को संघ से अलग होने तथा अपना पृथक संविधान बनाने की जो विधि निर्धारित की गई थी उससे लीग सहमत नहीं थी। ये ऑप्शन गलत है। बाकी बात एकल भारतीय संघ की व्यवस्था हो, ये ऑप्शन सही है। संविधान निर्मात्री परिषद के गठन का जो आधार सुनिश्चित किया गया था उसे स्वीकार नहीं किया था, ये भी ऑप्शन सही है। प्रस्तावों में मुसलमानों के आत्मनिर्णय के सिद्धांत तथा पृथक पाकिस्तान की मांग को स्वीकार नहीं किया गया था, ये भी ऑप्शन सही है। अब देखते हैं कि सी गलत क्यों है। बताया गया है कि प्रांतों को संघ से अलग होने तथा अपना पृथक संविधान बनाने की जो विधि निर्धारित की गई थी उससे लीग सहमत नहीं थी, है ना। ऑप्शन में कहा गया था कि उससे लीग सहमत थी। बाकी बात है कि हिंदू महासभा ने इस प्रावधान की आलोचना की, है ना। हिंदू महासभा ने भी इस प्रावधान की आलोचना की। अन्य फैक्ट में है कि क्रिप्स प्रस्तावों से आगे आकर भारतीयों का विश्वास जीतने की असफलता तथा उनका यह कहना कि इसे स्वीकार करो या छोड़ दो गतिरोध प्रमुख कारण थे। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का महत्वपूर्ण एक्सप्लेनेशन है। अगला प्रश्न है कि क्रिप्स प्रस्तावों ने हमें कुछ नहीं दिया। यदि हम उसके प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं तो हो सकता है कि भविष्य में भी हम पर शासन किया जाता रहे। यदि अंग्रेज भारत से वापस चले जाएं तब हमें कोई नया आंदोलन प्रारंभ नहीं करना चाहिए। विश्व युद्ध ने भारत को एक सुअवसर प्रदान किया है कि वह अपनी स्वतंत्रता को प्राप्त कर लें। हमें केवल साधारण आश्वासन पर निर्भर रहकर इस सुअवसर को खोना नहीं चाहिए। क्रिप्स प्रस्ताव के संबंध में यह कथन किसका है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, है ना। क्रिप्स प्रस्तावों के संबंध में उक्त कथन मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने कहा है। अगला प्रश्न है कि क्रिप्स प्रस्तावों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। यहाँ पर पहला कथन है कि क्रिप्स मिशन के भारत आने के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल थे। दूसरा है कि क्रिप्स प्रस्तावों के समय ब्रिटेन के विदेश मंत्री एमरी थे। और तीसरा है कि क्रिप्स प्रस्ताव के समय भारत के वायसराय लॉर्ड लिटन थे। यहाँ पे सत्य कथन बताना है तो सत्य में 1 और 2 को सही माना गया है ना। प्रधानमंत्री के बारे में सही बताया गया है और विदेश मंत्री है उसके बारे में सही बताया गया है। थर्ड ऑप्शन गलत है। वायसराय लॉर्ड लिटन नहीं थे, बल्कि क्रिप्स मिशन के आगमन के समय वायसराय थे लॉर्ड लिनलिथगो। बाकी बात है कि क्रिप्स मिशन के आगमन के समय कमांडर इन चीफ के बारे में बताया गया है, वो थे लॉर्ड बेवेल। अगला फैक्ट है कि जवाहरलाल नेहरू ने क्रिप्स प्रस्तावों के बारे में कहा है कि क्रिप्स योजना को स्वीकार करना भारत को अनिश्चित खंडों में विभाजित करने के लिए मार्ग प्रशस्त करना है। वायसराय के वीटो के मुद्दे पर क्रिप्स एवं कांग्रेस के नेताओं के मध्य बातचीत टूट गई। अगला प्रश्न है कि ग्वालियर टैंक बैठक में गांधी जी द्वारा विभिन्न वर्गों को निर्देश दिए गए थे। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से निर्देश सत्य हैं? तो यहाँ पर डी को सत्य माना गया है, जिसमें बी और सी को सत्य कहा गया है। बी में है कि सैनिक भारतीयों पर गोली नहीं चलाएं, है ना। और सी कहा गया है कि जमींदार यदि सरकार समर्थक हों तो लगान अदा करना बंद कर दें। एक्सप्लेनेशन को देखें तो गांधी जी द्वारा विभिन्न वर्गों को निर्देश दिए, जो कि थे छात्रों को यदि आत्मविश्वास की भावना हो तो शिक्षण संस्थाओं में जाना बंद कर दें तथा पढ़ाई छोड़ दें। ये छात्रों के उपलक्ष्य में कहा गया था। फिर है कि सरकारी सेवक त्यागपत्र नहीं दें, लेकिन कांग्रेस में अपनी राजशक्ति घोषित कर दें। सैनिक के बारे में कहा गया कि सेना से त्यागपत्र नहीं दें, किंतु अपने सहयोगियों एवं भारतीयों पर गोली नहीं चलाएं। तो यहाँ पे कृषक के बारे में कहा गया कि यदि जमींदार सरकार विरोधी हो तो पारस्परिक सहमति के आधार पर तय किया गया लगान अदा करते रहें, किंतु यदि जमींदार सरकार समर्थक हों तो लगान अदा करना बंद कर दें। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है कि बलिया में चित्तू पांडे के नेतृत्व में समानांतर सरकार की स्थापना की गई। दूसरा है कि सतारा में स्थापित समानांतर सरकार सबसे लंबे अवधि तक चली।
तीसरा है कि भारत छोड़ो आंदोलन में देशी रियासतों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तो उपयुक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी। यहाँ पर 1 और 2 को सत्य माना गया है ना, कि बलिया में चित्तू पांडे के नेतृत्व में समानांतर सरकार की स्थापना की गई और सतारा में स्थापित समानांतर सरकार सबसे लंबी अवधि तक चली। तीसरा ऑप्शन गलत है कि भारत छोड़ो आंदोलन में देशी रियासतों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, ये ऑप्शन गलत है। एक्सप्लेनेशन को देखें तो देशी रियासतों का योगदान भारत छोड़ो आंदोलन में सामान्य था। सतारा में प्रति सरकार के नाम से समानांतर सरकार स्थापित की गई। सरकार की स्थापना में वी चौहान तथा नाना पाटिल इत्यादि की भूमिका प्रमुख थी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस एक जनपद में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, बलिया में। उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी। इस समानांतर सरकार का नेतृत्व चित्तू पांडे ने किया था। तामलुक बंगाल में 1942 से 44 के मध्य तथा सतारा में 1943 से 1945 के मध्य समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी। सतारा में वाई चौहान तथा नाना पाटिल के नेतृत्व में समानांतर सरकार गठित किया गया था। यह उस समय स्थापित अन्य समानांतर सरकारों में सबसे लंबी थी। 1942 के आंदोलन का सबसे ज़्यादा प्रभाव बंगाल, बिहार, संयुक्त प्रांत, मद्रास तथा बम्बई में था, लेकिन इसकी भागीदारी समूचे भारत में देखी गई। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से भारत छोड़ो आंदोलन के अभिलक्षण था या थे? पहला में है कि प्रारंभ से ही यह ग्रामीण विद्रोह था। दूसरा है यह सारभूत रूप से एक नरमपंथी आंदोलन था। तीसरा है हिंसा के अभूतपूर्व प्रयोग इसकी विशेषता थी। चौथा है राज्य द्वारा प्रचंड दमन इसकी विशेषता थी। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुने। तो इसमें से डी को सही माना गया है, जिसमें से 1, 3 और 4 सही है। 1, 3 और 4 सही है। दूसरा कि यह एक नरमपंथी आंदोलन था, ये ऑप्शन गलत है। अब इसकी चर्चा करते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन स्वतः स्फूर्त आंदोलन था। इस आंदोलन में हिंसा का अभूतपूर्व प्रयोग किया गया तथा राज्य के द्वारा उसी मात्रा में दमन भी किया गया। यह आंदोलन 8 अगस्त 1942 को आरंभ हुआ तथा ऑपरेशन जीरो के तहत सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से भारत छोड़ो आंदोलन के प्रमुख चरणों को निरूपित करते हैं? पहला है कि हड़तालें, बहिष्कार एवं नगरीय केंद्रों पर धरने। दूसरा है औपनिवेशिक शासन तथा सत्ता के अनेक प्रतीकों और साधनों तथा रेलवे, जैसे रेलवे, टेलीग्राफ लाइनों तथा सरकारी भवनों पर ग्रामीण क्षेत्रों के व्यापक हमले। तीसरा है होम रूल लीगों का गठन। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुने। तो यहाँ पर 1 और 2 को सही माना गया है। एक में है हड़तालें, बहिष्कार एवं नगरीय केंद्रों पर धरने, और दूसरा है कि औपनिवेशिक शासन तथा सत्ता के अनेक प्रतीकों को और साधनों तथा रेलवे, टेलीग्राफ लाइनों एवं सरकारी भवनों पर ग्रामीण क्षेत्रों के व्यापक हमले। ये इस प्रश्न के सही उत्तर है। इस प्रश्न के अन्य फैक्ट को देखते हैं। तो हड़तालें, बहिष्कार एवं नगरीय केंद्रों पर धरने औपनिवेशिक शासन तथा सत्ता के अनेक प्रतीकों और साधनों जैसे कि रेलवे, टेलीग्राफ लाइनों एवं सरकारी भवनों पर ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक हमले भारत छोड़ो आंदोलन के प्रमुख कार्यक्रम में शामिल था। भारत छोड़ो आंदोलन को 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी के आह्वान पर शुरू किया गया था। दूसरा है कि होम रूल लीग का गठन बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 में तथा एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में शुरू किया था। अगला प्रश्न है कि गांधी जी ने किस प्रस्ताव के संबंध में कहा था कि यदि कांग्रेस ने यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया तो मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, वर्धा प्रस्ताव, है ना। उपयुक्त कथन गांधी जी ने वर्धा प्रस्ताव के बारे में कहा था। 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति की वर्धा बैठक में गांधी जी ने इस विचार को पूर्ण समर्थन मिला कि भारत में संवैधानिक गतिरोध तभी दूर हो सकती है जब अंग्रेज भारत से चले जाएं। वर्धा में कांग्रेस कार्य समिति ने अंग्रेजों को भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया। अगला है फैक्ट है कि आंदोलन की सार्वजनिक घोषणा से पूर्व 1 अगस्त 1942 को इलाहाबाद में तिलक दिवस मनाया। इसी अवसर पर जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि हम आग से खेलने जा रहे हैं, हम दुधारी तलवार का प्रयोग करने जा रहे हैं, जिसकी चोट उल्टी हमारे ऊपर भी पड़ सकती है। अगला प्रश्न है
कि किस आंदोलन के प्रारंभ होने से पहले बिहार के तत्कालीन राज्यपाल स्टीवार्ट ने सरकार को लिखा कि चावल की कोई कमी नहीं है और पर वह बाजार से नहीं आएगा। सरकारी अधिग्रहण से बचने के लिए व्यापारियों ने अपने जखीरों में बैंकों के पास बंधक रख दिया है। पता चला है कि उत्तर बिहार में बैंकों के पास बंधक का अनाज उनका 3 गुना है जितना इस मौसम में सामान्यतः रहता है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी। भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में ये बातें कही गई है। इस प्रश्न का एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। तो भारत छोड़ो आंदोलन के पूर्व धीरे धीरे ब्रिटिश शासन में जनसाधारण की आस्था उतनी घट गई कि लोग बैंक और डाकघरों से अपना रुपया निकालने लगे और अपनी बचत को सोने चांदी और सिक्कों में बदलने लगे। इसी समय पूर्वी संयुक्त प्रांत और बिहार में अनाज की जमाखोरी इतनी बढ़ गई थी कि बिहार के राज्यपाल स्टीवार्ट ने सरकार को अनाज की जमाखोरी के संबंध में उपर्युक्त कथन कहा था या उपर्युक्त कथन लिखा था। अगला प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला है कि कांग्रेस कार्य समिति ने 14 जुलाई 1942 ईस्वी को वर्धा की अपनी बैठक में गांधी जी के संघर्ष के निर्णय को अपनी स्वीकृति दे दी। दूसरा है कि 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने बम्बई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक मैदान में गांधी जी के प्रस्ताव अंग्रेजों भारत छोड़ो को स्वीकार कर लिया। तीसरा है इस संघर्ष का नेता गांधी जी को घोषित किया गया। तो यहाँ पर हमें सत्य कथन को पहचानना है। तो सत्य कथन बोला गया है कि ऑप्शन डी को, जिसमें से तीनों कथन सत्य है। एक्सप्लेनेशन को देखें तो 14 जुलाई 1942 को वर्धा में कांग्रेस कार्य समिति ने अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया। 8 अगस्त 1942 ईस्वी को बम्बई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने गांधी जी के ऐतिहासिक भारत छोड़ो प्रस्ताव को कुछ संशोधनों के साथ स्वीकार किया। अगला फैक्ट है कि कांग्रेस की इस बैठक में गांधी जी ने लगभग 70 मिनट तक भाषण दिया। इसी भाषण के दौरान उन्होंने करो या मरो का नारा दिया। गांधी जी के बारे में पट्टाभी सीतारामैया ने लिखा है कि वास्तव में गांधी जी उस दिन अवतार और पैगंबर की प्रेरक शक्ति से प्रेरित होकर भाषण दे रहे थे। अगला प्रश्न है कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं। पहला है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान नेशनल हेराल्ड एवं हरिजन अखबार का प्रकाशन पूरी तरह बंद रहा। दूसरा है इस आंदोलन के दौरान काशी विश्वविद्यालय के छात्र भारत छोड़ो का संदेश फैलाने के लिए गांवों में जाते थे। तीसरा है कि भारत के तिरहुत प्रखंड में इस आंदोलन के दौरान 2 सप्ताह तक कोई सरकार नहीं थी। चौथा है इस आंदोलन के दौरान अराजकता को देखते हुए पूरे भारत में मार्शल लॉ लागू कर दिया। तो यहाँ पर सत्य कथन को पहचानना है। तो सत्य कथन बोला गया है कि 1, 2 और 3। ऑप्शन ए इसका सही है, 1 में है। चौथा ऑप्शन गलत है कि इस आंदोलन के दौरान अराजकता को देखते हुए पूरे भारत में मार्शल लॉ लागू कर दिया था। ये ऑप्शन गलत है, बाकी सभी ऑप्शन सही है। अब देखते हैं कि चौथा ऑप्शन गलत क्यों है। तो इस आंदोलन के दौरान मार्शल लॉ लागू नहीं किया गया था। हालांकि सेना के कहने को नागरिक प्रशासन के तहत काम कर रही थी, पर दरअसल वह मनमानी कर रही थी। इस आंदोलन के दौरान एक संगठनात्मक ढांचा भी तैयार हो रहा था। इस भूमिगत आंदोलन की बागडोर अच्युत पटवर्धन, अरुणा आसफ अली, राम मनोहर लोहिया, सुचेता कृपलानी, छोटू भाई पुराणिक, बीजू पटनायक, आरपी गोयनका तथा जयप्रकाश नारायण जैसे अखिल भारतीय नेताओं के फरार रहते हुए संभाल ली थी। इसी भूमिगत आंदोलन का नेतृत्व मुख्य रूप से कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य कर रहे थे। तो इसे भी याद रखना है कि कांग्रेस के किस धड़ इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। अगला है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान देश के कई भागों में समानांतर सरकारों की स्थापना की गई थी। निम्नलिखित में से कौन एक कथन समानांतर सरकार एवं भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में सही नहीं है। यहाँ पे गलत ऑप्शन को हमें बताना है। इसमें से गलत ऑप्शन डी को बोला गया है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी ने बम्बई में भूमिगत रेडियो स्टेशन की स्थापना की थी। ये ऑप्शन गलत है। बाकी बात, आंदोलन के दौरान पहली बार ऐसी सरकार बलिया के चित्तू पांडे के नेतृत्व में बनी थी। इस सरकार ने जिलाधिकारी से सारे अधिकार छीन लिए तथा सभी गिरफ्तार कांग्रेसी नेताओं को रिहा कर दिया। बंगाल के मिदनापुर जिले के तामलुक नामक स्थान पर जातीय सरकार यानी कि राष्ट्रीय सरकार का गठन किया। इस सरकार ने धनी लोगों के रिक्त धन गरीबों में बांट दिया। तीसरा है कि सतारा महाराष्ट्र के समानांतर सरकार सबसे लंबे समय तक चलने वाली सरकार थी। यहाँ प्रति सरकार के नाम से समानांतर सरकार स्थापित की गई है ना। फिर है सरकार की स्थापना में वायवी चौहान तथा नाना पाटिल इत्यादि की भूमिका
महत्वपूर्ण थे। इन नामों को भी याद रखना है ना। किस प्रकार की सरकार स्थापित की गई थी उसे भी याद रखना है। तो इसी प्रकार के जो प्रश्न होते हैं वो गहराई से पूछे जाने वाले प्रश्नों की श्रेणी में आते हैं। तो इसे आप अवश्य ध्यान में रखें। अब देखते हैं कि चौथा ऑप्शन जो है वो गलत क्यों है। तो इसका उत्तर होगा कि समानांतर सरकार के संबंध में ये डी सही नहीं है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उषा मेहता ने बम्बई में गुप्त रेडियो स्टेशन की स्थापना की। नाम याद रखना है, उषा मेहता, है ना कि गांधी जी, है ना। गांधी जी नहीं होगा, उषा मेहता होगा। उषा मेहता, अरुणा शफली और सुचिता कृपलानी ने भी भूमिगत संगठन का काफ़ी काम किया था। इस आंदोलन के दौरान बिहार में दरभंगा के राजा ने सरकार को सशस्त्र सेवा देने से इनकार कर दिया था तथा गिरफ्तार लोगों को मदद भी की थी। मुसलमानों ने भी भूमिगत आंदोलनकारियों को काफ़ी सहयोग प्रदान किया था। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का एक्सप्लेनेशन है। अगला प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 9 अगस्त के दिन ही कांग्रेस के सभी प्रमुख नेता गिरफ्तार कर लिए गए थे। फलस्वरूप यह आंदोलन स्वतः स्फूर्त हो गया। आंदोलन के दौरान व्यापक रूप से हिंसा एवं तोड़फोड़ प्रारंभ हो गई। सरकार भी आंदोलन का कड़ाई से दमन कर रही थी। इस सरकारी दमन के खिलाफ गांधी जी ने पूना के आगा खां महल में ही 21 दिनों की भूख हड़ताल प्रारंभ कर दी। गांधी जी के इस भूख हड़ताल का निम्न में से कौन एक उद्देश्य नहीं थी। तो इस प्रश्न में ऑप्शन डी को सही माना गया है कि तत्काल भारत को आज़ाद करना। ये ऑप्शन जो है वो उनके उपयुक्त प्रश्न के संदर्भ में शामिल नहीं है। बाकी बात जनता के मनोबल में वृद्धि करना, ये सही है। ब्रिटिश विरोधी भावनाओं का प्रसार, ये सही है। राजनीतिक गतिविधियों के संचालन को नया अवसर प्रदान करना, ये भी सही है। एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। तो गांधी जी द्वारा आगा खां पैलेस में 21 दिनों का उपवास रखने के उद्देश्य में तत्काल भारत को आज़ाद करने का विचार करना शामिल नहीं था, है ना। अन्य सभी उपलब्धियां सही है जैसा कि बताया गया है ऑप्शन में। अगला फैक्ट है कि गांधी जी के उपवास का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य सरकार की सर्वोच्चता एवं दंभ की प्रवृत्ति का खुलासा करना भी था। अगला है कि सरकार उपवास के कारण गांधी जी की मृत्यु का इंतजार कर रही थी। वह किसी प्रकार का समझौता गांधी जी से नहीं करना चाहती थी। अगला है कि गांधी जी ने आगा खां पैलेस, जो कि पूना में है, 10 फरवरी 1943 ईस्वी को 21 दिनों का भूख हड़ताल प्रारंभ किया था। 6 मई 1944 को गांधी जी को रिहा कर दिया गया। तो इस प्रकार से गांधी जी को कब रिहा किया गया उस डेट को याद रखना है, तो 6 मई 1944 को। अगला प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला है कि 9 अगस्त की सुबह सभी महत्वपूर्ण कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार करने के लिए ऑपरेशन जीरो चलाया गया। दूसरा है ऑपरेशन जीरो के तहत गांधी जी को गिरफ्तार कर पूना के आगा खां पैलेस में रखा गया था। तीसरा है कांग्रेस के अन्य नेताओं को गिरफ्तार कर अहमदनगर के दुर्ग में रखा गया था। चौथा है इस आंदोलन के दौरान बिहार में राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर मुजफ्फरपुर सेंट्रल जेल में रखा गया था। तो यहाँ पर हमें सत्य कथन को बताना है। सत्य कथन में 1, 2, 3 सत्य है ना। चौथा ऑप्शन गलत है कि राजेंद्र प्रसाद को मुजफ्फरपुर के सेंट्रल जेल में नहीं रखा गया था। अब देखते हैं उन्हें कहाँ रखा गया था। तो 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जिलाधिकारी आर्चर ने सदाकत आश्रम में गिरफ्तार कर बांकीपुर के जेल में बंद कर दिया था, है ना। नाम याद रखना है, बांकीपुर जेल। फिर वहाँ से वे 1945 में छूटे थे। जब 1934 में बिहार में भयानक भूकंप आया था तो राजेंद्र प्रसाद ने लोगों को सहायता प्रदान करने के लिए बिहार केंद्रीय राहत समिति की स्थापना की। तो इस प्रकार से राजेंद्र प्रसाद से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसे भी याद रखना है कि 1934 में जब भूकंप आया था तो उन्होंने लोगों को राहत प्रदान करने के लिए किस प्रकार की समिति का स्थापना किया था। तो समिति को नाम याद रखना है कि बिहार केंद्रीय राहत समिति होगा उत्तर। अगला फैक्ट है कि सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफे के बाद राजेंद्र प्रसाद को 1939 ईस्वी में कांग्रेस के त्रिपुरी सत्र में उन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। राजेंद्र प्रसाद ने 1946 ईस्वी में इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक प्रकाशित किया था, इसे भी याद रखना है। अगला प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान घटित विभिन्न घटनाओं के क्रम में सजाएं। तो सर्वप्रथम जो है 1 को बोला गया है, उसके बाद में है ना तीसरा होगा, उसके बाद में दूसरा होगा और लास्ट में जो होगा वो चौथा तो है ही। अब इसका एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। एक्सप्लेनेशन में बी को सही माना गया है कि 1, 3, 2, 4
वर्धा प्रस्ताव हुआ था 14 जुलाई 1942 ईस्वी को, है ना। ग्वालियर टैंक के बारे में बताया गया है 8 अगस्त 1942 ईस्वी। ऑपरेशन जीरो जो चला था वो 9 अगस्त 1942 ईस्वी। गांधी जी की रिहाई हुई थी 6 मई 1944 ईस्वी को। और तामुलुक में राष्ट्रीय सरकार, जिसे जातीय सरकार के रूप में कहा गया है, इसकी स्थापना हुई थी 17 दिसंबर 1942 को। अगला प्रश्न है कि आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों पर लाल किले में चल रहे मुकदमों में उनके पक्ष में निम्नलिखित में से किसने वकालत की थी? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, सर टीवी शप्रू, है ना। टीवी शप्रू मतलब तेज बहादुर शप्रू। सर तेज बहादुर शप्रू ने आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों पर लाल किले में चल रहे मुकदमों के पक्ष में वकालत की थी। इसमें जवाहरलाल नेहरू और काटजू ने भी इनकी मदद की थी। अगला है कि आज़ाद हिंद फौज के सिपाही कर्नल ढिल्लो, प्रेम सहगल एवं शाहनवाज को फांसी की सजा दी गई थी। विरोध के कारण वायसराय ने इनकी फांसी की सजा माफ कर दी थी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रिप्स मिशन के संबंध में सही नहीं है? यहाँ पे हमें गलत पहचानना है। तो ऑप्शन सी को बोला गया है कि ये सही नहीं है, जिसमें है कि नई कार्य परिषद की नियुक्ति जिसमें हिंदुओं एवं मुसलमानों का समान प्रतिनिधित्व, ये ऑप्शन गलत है। बाकी बात युद्ध समाप्त होने पर डोमिनियन का दर्जा, ये सही है। संविधान सभा द्वारा निर्मित संविधान मान्य, ये भी सही है। कोई भी सूबा भारतीय संघ से बाहर रह सकता है, ये भी सही है क्रिप्स मिशन के संदर्भ में, जिसमें पहला था युद्ध के बाद डोमिनियन राज्य का दर्जा दिया जाएगा। फिर है कि भारतीयों को संविधान निर्माण करने का अधिकार होगा। कोई प्रांत अगर संविधान का नहीं मानता है, कोई प्रांत अगर संविधान को नहीं मानता है तो उसे अलग संविधान बनाने का अधिकार होगा। युद्ध के दौरान रक्षा मंत्रालय ब्रिटिश सरकार के अधीन होगा। गांधी जी ने क्रिप्स मिशन को अस्वीकार करते हुए इसे पोस्ट डेटेड चेक कहा। तो इस प्रकार से है कृष्ण मिशन से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट। अगला प्रश्न है कि सुभाष चंद्र बोस के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला है सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 ईस्वी को उड़ीसा के कटक में हुआ था। वे 1919 ईस्वी में सिविल सेवा की तैयारी हेतु लंदन चले गए। 1938 ईस्वी में उन्होंने कांग्रेस के भीतर ही एक गुट ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किया था या गठन किया था। चौथा है कि सुभाष चंद्र बोस ने पहली बार त्रिपुरी में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की। तो यहाँ पे हमें सत्य कथन को बताना है। तो सत्य में 1, 2 और 3 को सत्य माना गया है। चौथा ऑप्शन जो है वो गलत है कि त्रिपुरी में उन्होंने कांग्रेस का अधिवेशन की अध्यक्षता किया था, ये ऑप्शन गलत है। एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। तो सुभाष चंद्र बोस ने पहली बार 1938 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था, वो पहली बार उन्होंने अध्यक्षता किया था। यह अधिवेशन हरिपुरा में आयोजित किया गया था, है ना। ऑप्शन में दिया गया है त्रिपुरी, वो नहीं होगा, हरिपुरा होगा। 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन के अध्यक्ष भी सुभाष चंद्र बोस ही चुने गए थे, लेकिन गांधी जी से मतभेद होने के कारण उन्होंने अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया। इसके बाद 1939 ईस्वी में ही उन्होंने कांग्रेस के अंदर ही फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। स्वामी विवेकानंद उनके आध्यात्मिक गुरु थे, जबकि चित्तरंजन दास उनके राजनीतिक गुरु थे। तो इसे भी याद रखना है, आध्यात्मिक गुरु कौन थे उनके और राजनीतिक गुरु कौन थे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित घटनाओं के क्रमवार रूप में सजाएं। यहाँ पे कौन सी कथन सत्य है? तो इसका उत्तर ऑप्शन बी को माना गया है। ऑप्शन को देखते हुए तीसरा आएगा पहले स्थान पे, आज़ाद हिंद फौज का गठन किया गया। उस गठन के बाद आज़ाद हिंद फौज की भूमिका के बारे में भारतीय एवं जापानी अधिकारियों के बीच मतभेद उत्पन्न हो गए। इसके बाद दूसरा होगा। फिर है कि पहला आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की गई, ये तीसरा क्रम में आएगा। फिर सुभाष चंद्र बोस द्वारा रेडियो पर गांधी जी को संबोधन किया गया, ये लास्ट में आएगा। एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। तो आज़ाद हिंद फौज का गठन जो हुआ था वो 1 सितंबर 1942 ईस्वी को हुआ था, इसे ध्यानपूर्वक देख लें। फिर है कि आज़ाद हिंद फौज की भूमिका के बारे में भारतीय एवं जापानी अधिकारियों के बीच मतभेद उत्पन्न हुआ था, ये घटना है दिसंबर 1942 ईस्वी को। फिर है आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना, ये है 21 अक्टूबर 1943 की घटना, है ना। यहाँ पर सरकार का गठन हुआ। फिर है सुभाष चंद्र बोस द्वारा रेडियो पर गांधी जी को संबोधन किया गया था, ये घटना है जुलाई 1944 की, है ना। तो इस प्रकार से क्रमबद्ध रूप में याद रखना है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक आज़ाद हिंद फौज का एक ब्रिगेड नहीं था? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, कैप्टन मोहन सिंह ब्रिगेड। ये आज़ाद हिंद फौज का ब्रिगेड नहीं था। एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। तो आज़ाद हिंद फौज के ब्रिगेडों में महात्मा गांधी ब्रिगेड, सुभाष चंद्र बोस ब्रिगेड, जवाहरलाल नेहरू ब्रिगेड, अबुल कलाम आज़ाद ब्रिगेड तथा
रानी झांसी ब्रिगेड था। सुभाष चंद्र बोस ने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा दिया था। अगला प्रश्न है सीआर फार्मूला का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, देश की सांप्रदायिक समस्या को सुलझाना। सीआर फार्मूला का मुख्य उद्देश्य देश की सांप्रदायिक समस्या को सुलझाना था। इसके लिए चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने गांधी जी की स्वीकृति से 1944 ईस्वी में कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच समझौते की एक योजना प्रस्तुत की, जिसे सीआर फार्मूला के नाम से जाना जाता है। इस फार्मूले को जिन्ना ने अस्वीकार कर दिया। इसे भी याद रखना है कि सीआर फार्मूले को अस्वीकार किसने किया था? तो इसका उत्तर होगा मोहम्मद अली जिन्ना। अगला प्रश्न है कि जून 1945 ईस्वी में तत्कालीन भारतीय वायसराय बेवल द्वारा भारत में गतिरोध को समाप्त करने के लिए जो योजना प्रस्तुत की उसमें से निम्न में से कौन एक बात सही नहीं है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में है कि कार्यकारिणी में मुसलमान सदस्यों की संख्या सवर्ण हिंदुओं के आधी होगी। ये ऑप्शन गलत है। सीआर फार्मूले में कहा गया था कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में मुसलमान सदस्यों की संख्या सवर्ण हिंदुओं के बराबर होगी, है ना। ये इसका सही ऑप्शन होना चाहिए था। अन्य जो है कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का पुनर्गठन किया जाए तथा उनमें सभी दलों को प्रतिनिधित्व दिया जाए, ये बात सही है। प्रतिरक्षा विभाग वायसराय का अधीन होना चाहिए, ये भी बात सही है। गवर्नर जनरल बिना कारण निषेधाधिकार का प्रयोग नहीं करेगा, ये भी इस प्रश्न का सही ऑप्शन है। अगला फैक्ट है कि कार्यकारिणी परिषद एक अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के समान होगी। गवर्नर जनरल बिना कारण निषेधाधिकार का प्रयोग नहीं करेंगे। शीघ्र ही शिमला में एक सर्वदलीय सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, है ना। इस प्रकार से अन्य फैक्ट है। अगला प्रश्न है कि 25 जून 1945 ईस्वी को वायसराय लॉर्ड बेवेल के द्वारा शिमला में एक सर्वदलीय सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किस व्यक्ति के द्वारा किया गया था? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, अबुल कलाम आज़ाद, है ना। इसे याद रखना है। एक्सप्लेनेशन को देखें तो 1945 ईस्वी में वायसराय द्वारा आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व अबुल कलाम आज़ाद द्वारा किया गया था। अगला फैक्ट है कि सम्मेलन के दौरान मुस्लिम लीग द्वारा यह शर्त रखी गई थी कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त होने वाले सभी मुस्लिम सदस्यों का चयन वह स्वयं करेंगे। फिर है मुस्लिम लीग का यही अड़ियल रवैया 25 जून से 14 जुलाई 1945 तक चलने वाली शिमला सम्मेलन की असफलता का प्रमुख कारण बना। कांग्रेस जिन्ना के विचार से बिल्कुल भी सहमत नहीं था। इस प्रकार से इस प्रश्न का एक्सप्लेनेशन है। अगला प्रश्न है 1945 से 46 ईस्वी में हुए केंद्रीय एवं प्रांतीय चुनाव का संबंध निम्न कथनों पर विचार करें। तो यहाँ पे पहला है कि केंद्रीय व्यवस्थापिका के लिए चुनाव में कुल जनसंख्या का केवल 1% भाग ही मताधिकार के योग्य पाया गया। दूसरा है कि प्रांतीय चुनाव में कुल जनसंख्या का केवल 10% ने ही अपने मताधिकार का प्रयोग किया था। तीसरा है कि केंद्रीय व्यवस्थापिका हेतु चुनाव में कांग्रेस को 91% गैर मुस्लिम मत प्राप्त हुए। चौथा है कि प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस ने सिंध, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत तथा बंगाल को छोड़कर अन्य सभी प्रांतों में बहुमत प्राप्त किया। तो इसमें से हमें सत्य कथन बताना है, तो सत्य कथन 1, 2 और 3 को सत्य माना गया है। पॉज करके देख लें। चौथा ऑप्शन को गलत माना गया है। अब देखते हैं चौथा ऑप्शन गलत क्यों है। तो प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस ने पंजाब, सिंध और बंगाल को छोड़कर अन्य सभी प्रांतों में बहुमत प्राप्त किया था। इस प्रकार कुल 11 प्रांतों में से 8 प्रांतों में कांग्रेस ने सरकार गठित की गई। मुस्लिम लीग ने सिंध एवं बंगाल में ही मंत्रिमंडल बना सकी, है ना। पंजाब में मुस्लिम लीग ने खिजर हयात खान के नेतृत्व में मिलाजुला मंत्रिमंडल का निर्माण किया। अगला प्रश्न है कि HMIS तलवार की रॉयल इंडियन नेवी RIN रेटिंग किसके विरोध में हड़ताल पर चले गए? तो इसका उत्तर ऑप्शन ए होगा, 1, 2, 3। नस्लीय भेदभाव, अरुचिकर भोजन, INA परीक्षण, है ना। ये ऑप्शन सही है। चौथा ऑप्शन जो है वो गलत है कि अंग्रेजों द्वारा नई पगड़ी का प्रचलन, ये ऑप्शन गलत है। एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। नेवल रेटिंग्स द्वारा विद्रोह 18 फरवरी 1946 को HMIS तलवार के लगभग 1100 रॉयल इंडियन नेवी रेटिंग्स के विरोध में हड़ताल पर चले गए। नस्लीय भेदभाव, भारतीय और श्वेत सैनिकों के लिए समान वेतन की मांग था इसमें प्रमुख। फिर है अस्वादिष्ट भोजन। फिर है कि वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दुर्व्यवहार। अगला फैक्ट है कि HMIS तलवार पर
भारत छोड़ो लिखने के लिए एक रेटिंग्स की गिरफ्तारी, फिर है INF का परीक्षण, साथ ही इंडोनेशिया में भारतीय सैनिकों का उपयोग, है ना, उनकी वापसी की मांग। अगला प्रश्न है निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम क्या है? तो इसमें से ऑप्शन ए को सही माना गया है, जिसमें से पहला होगा अगस्त प्रस्ताव, दूसरा होगा भारत छोड़ो प्रस्ताव, तीसरा होगा INA परीक्षण, और लास्ट में है रॉयल इंडियन नेवल रेटिंग्स का विद्रोह, है ना। अगस्त प्रस्ताव, डोमिनियन स्टेट्स का वादा 8 अगस्त 1940, भारत छोड़ो प्रस्ताव 14 जुलाई 1942, INA परीक्षण 1945 में शुरू हुआ और RIN रेटिंग का विद्रोह 1946 में हुआ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ पे उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं ये बताना है। तो बी को बोला गया है कि इनमें से केवल 2 सही है कि भारतीय नौसेना विद्रोह तब हुआ जब बॉम्बे और कराची में रॉयल इंडियन नेवी में भारतीय नाविक सरकार के खिलाफ उठ खड़े हुए, ये ऑप्शन सही है। जब शिमला सम्मेलन हुआ तो लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय थे, ये ऑप्शन गलत है। देखते हैं, जब शिमला सम्मेलन हुआ तो लॉर्ड बेवल वायसराय थे, है ना, याद रखना है। शिमला सम्मेलन से भी कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं, चूँकि ये सभी आज़ादी के नज़दीक के घटनाक्रम है। फिर है कि भारतीय नौसेना का विद्रोह तब हुआ जब बॉम्बे और कराची में रॉयल इंडियन नेवी में भारतीय नाविक सरकार के खिलाफ उठ खड़े हुए। अगला प्रश्न है सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। तो यहाँ पर ऑप्शन ए को सही माना गया है। ए में है कि AB अलेक्जेंडर जो है इसका संबंध होगा ऑप्शन 2 से नौसेना मंत्री। फिर है लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस, इसका संबंध है भारत सचिव से। क्लेमेंट एटली, इसका संबंध है ब्रिटेन प्रधानमंत्री से। और सर स्टोफर्ड क्रिप्स, इसका संबंध है व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष से। एक्सप्लेनेशन को देखें तो फरवरी 1946 ईस्वी में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली ने भारत में एक 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय शिष्टमंडल भेजने की घोषणा की। इस शिष्टमंडल में ब्रिटिश कैबिनेट के 3 सदस्य थे, लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस जो कि भारत सचिव थे, सर स्टोफर्ड क्रिप्स ये थे व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष, तथा AB अलेक्जेंडर जो थे नौसेना मंत्री। तो ये है इस चैप्टर का पार्ट 2। पार्ट 3 में इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे। जुड़े रहे हैं हमारे साथ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक अवश्य करें। सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।